नमस्कार। स्टार्टअप इंडिया को आज पूरे 10 साल हो चुके हैं। एक दशक पहले जिस स्टार्टअप को जोखिम माना जाता था, आज वही स्टार्टअप भारत की आर्थिक ताकत बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्टार्टअप इंडिया दिवस समारोह को संबोधित किया। भारत मंडपम में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ और ये कार्यक्रम स्टार्टअप इंडिया पहल की एक दशक की यात्रा पर आधारित रहा। पीएम ने बताया कि 2025 में करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। ये स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के बाद किसी एक साल में सबसे बड़ा जंप है। ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम इनोवेशन और ग्रोथ को किस तरह से ड्राइव कर रहे हैं। क्या है भारत के स्टार्टअप रिवॉल्यूशन की असली ताकत? कैसे भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम और क्या है भविष्य का रोड मैप? इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़े हैं खास मेहमान भी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, उससे पहले आपको बता दें दिल्ली के भारत मंडपम में आज देश के नवाचार का भविष्य धड़कता हुआ दिखाई दिया, जहां राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर युवा उद्यमियों का अभूतपूर्व संगम हुआ। स्टार्टअप इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत की नींव और युवाओं की उड़ान की सबसे बड़ी ताकत बताया है। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर दिल्ली के भारत मंडपम में नवाचार से जुड़े देश भर के युवा जुटे। स्टार्टअप इंडिया पहल के एक दशक के इस उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। पीएम ने ही 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत की थी। आज ये देश के आर्थिक और नवाचार ढांचे का अहम हिस्सा बन चुका है। कृषि, फिनटेक, गतिशीलता, स्वास्थ्य और स्थिरता के क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप्स प्रतिनिधियों ने पीएम को अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया। स्टार्टअप इंडिया के एक दशक को पीएम ने कल्पनाओं के साकार होने की यात्रा कहा। एक दशक पहले के हालात का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि आज युवाओं को खुला आसमान मिला है तो नतीजे सामने हैं। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे। आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है। 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे। आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पीएम से संवाद में स्टार्टअप और इनोवेशन से जुड़े युवाओं ने बताया कि इस पहल ने उनके लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। आज वो वास्तविक समस्याओं के हल की दिशा में काम कर पा रहे हैं। पीएम ने स्टार्टअप इंडिया की वजह से गरीब और मध्यम वर्ग के युवाओं और नारी शक्ति के लिए इस क्षेत्र में नए अवसर पैदा होने का जिक्र किया। हमारा प्रयास है कि बिग टेक्नोलॉजी स्मॉल स्टार्टअप के लिए भी आसानी से उपलब्ध हो। हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि इंडिजीनियस एआई भारतीय प्रतिभाओं द्वारा भारतीय सर्वर्स पर ही तैयार हो। इसी तरह के प्रयास सेमीकंडक्टर्स, डेटा सेंटर्स, ग्रीन हाइड्रोजन और कई अन्य सेक्टर्स में भी किए जा रहे हैं। पीएम ने युवाओं में समाज के लिए कुछ करने की भावना और जोखिम लेने की क्षमता का उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि रिस्क टेकिंग उनकी भी पुरानी आदत रही है। सियासी नफे नुकसान के चक्कर में जो काम दशकों से सरकारों ने नहीं किए, वो उन्होंने अपना दायित्व समझकर किए हैं। आपकी तरह ही मेरा भी मानना है, जो काम देश के लिए जरूरी है वो किसी न किसी को तो करना ही होगा। किसी को तो रिस्क लेना ही होगा। नुकसान होगा तो मेरा होगा, लेकिन अगर फायदा होगा तो मेरे देश के करोड़ों परिवारों को फायदा होगा। 10 साल पहले शुरू हुआ स्टार्टअप इंडिया का सफर आज दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में बदल दिया है और अब प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया मिशन को एक नया लक्ष्य दिया है, अगले 10 वर्षों में ट्रेंड और टेक्नोलॉजी का ग्लोबल लीडर बनना। कैमरामैन विमलेश के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।
तो 10 साल की इस यात्रा और अगले भविष्य के रोड मैप पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। जयंत कृष्णा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर CEO हैं NSDC के। अरुण पंडित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फाउंडर है हाइफन SES के। और हमारे साथ धनंजय गोयल जी जुड़े हुए हैं, फाउंडर है टिम्बल AI फाउंडर और विनर ऑफ द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड भी ये हैं। अपने तीनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले जयंत कृष्णा जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से देखते हैं 10 साल की यात्रा, जो पहले जोखिम समझा जाता था, आज युवा उसके लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। किस तरह से ये रोड मैप बनाया गया और किस तरह से युवाओं को इस पर लाया गया? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है समझ लेना कि हमने शुरुआत एक बहुत ही छोटे बेस से करी थी। जिस समय पूरे देश में करीब 500 स्टार्टअप्स होते थे 10 साल पहले आज से, और आज हमारे पास 2 लाख से ऊपर स्टार्टअप्स हैं। और यही नहीं, जो स्टार्टअप्स ने बहुत अच्छा किया है, जो यूनिकॉर्न बने हैं, वो फिगर 4 हुआ करती थी 10 साल पहले, और आज हमारे पास करीब 125 यूनिकॉर्न्स बन गए हैं। और बहुत से स्टार्टअप्स ने IPOs किए हैं, वो IPOs ओवर सब्सक्राइब हुए हैं। तो और यही नहीं, हम आज तीसरे सबसे ज़्यादा सशक्त स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में भारत उभरा है। हमसे आगे जो मुल्क हैं वो सिर्फ US और चाइना हैं, उसके बाद हम हैं, और ये रफ्तार और गति पकड़ रही है। और आज से 10 साल पहले एक ये मानना था कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप्स आते थे वो ज़्यादातर धनी परिवार के लोग होते थे। आजकल ये हर तरह के बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं। किसानों के यहाँ से स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बिल्कुल मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप के लोग वहाँ से स्टार्टअप्स बन के आ रहे हैं। और जो पहले ये फिनोमिनन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और बड़े सिटीज़ तक कन्फाइंड था, वो आज हमारे Tier 2 सिटीज़ में, Tier 3 सिटीज़ और यहाँ तक कि कस्बों और गाँव तक फैला है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ हुई। और मुझे लगता है जो कमी एक रह गई वो थोड़ी इस तरह से रह गई कि एक हमारे ज़्यादातर स्टार्टअप्स अगर आप देखिए जो सक्सेसफुल हुए हैं, उन्होंने कस्टमर एंड पे कोई एक गैप था, उसको टेक्नोलॉजी में जो अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ थी उनको लेकर वो सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, चाहे वो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हों, चाहे कंज्यूमर्स हों। और ज़रूरत जो प्रधानमंत्री ने भी आज कहा भारत मंडप में बहुत ही लाउड एंड क्लियर कि अब इनको फोकस टेक्नोलॉजी ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग पे करना पड़ेगा कि किस तरह से। तो ये इसमें मुझे लगता है एक बहुत बड़ी ज़रूरत है आगे आने वाले सालों में। ज़रूरतों पर हम चर्चा जारी रखेंगे। धनंजय गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। फिनटेक कैटेगरी में नेशनल अवार्ड मिला है। सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहेंगे, किस तरह से इस अवार्ड के लिए आपने जो मेहनत की इसको देखते हैं और क्या आप युवाओं को संदेश देना चाहते हैं DD न्यूज़ के माध्यम से? पहले तो नमस्ते रमा जी एंड DD न्यूज़ को, एंड थैंक यू मेरे जैसे एंटरप्रेन्योर को होस्ट करने के लिए। मैं 2 चीज़ें शायद बताना चाहूँगा। देखिए, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे पहले तो उनको जो सपोर्ट करते हैं वो फैमिली, जैसे मेरी भी अगर मैं परिवार को देखूँ, मेरे माता पिता, बाबूजी, उन सब के, मेरी वाइफ, पूरी फैमिली के ना होने की वजह से, अगर वो ना होते तो मैं शायद यहाँ पे आपके साथ ना बैठा होता। उसी प्रकार से अब सरकार को अगर आप देखें तो वो एक दूसरा परिवार की तरह उभर के आए हैं। और ये जो नया नेशनल स्टार्टअप अवार्ड जैसे हमें मिला है, उसमें सरकार का एक बहुत अहम रोल है। जैसे जयंत जी ने बोला, मैं 2 चीज़ों को हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहला, पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी थी वो तो चलिए खैर है, बट नई टाइप्स की टेक्नोलॉजी जो प्रधानमंत्री जी आज बोल भी रहे थे कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, विभिन्न प्रकार की जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसमें सरकार के होने की वजह से हमारे को एक बहुत बल मिला है कि हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं अब सोच सकता हूँ कि वी मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। कि मतलब प्रधानमंत्री जी ने आज बोला कि हम पार्टनरशिप नहीं चाह रहे, हम लीडरशिप चाह रहे हैं। तो आप अगर ये पूछे कि मेरी जर्नी देखें या अगर मेरे माध्यम से मैं लोगों को कुछ कहना चाहूँ, तो अब हमारा समय ये है कि हम पार्टनरशिप ना करें दुनिया के साथ, लीडरशिप भी करें और बनाएं इंडिया में फॉर दी वर्ल्ड। तो आपके DD न्यूज़ के माध्यम से पहली बात धन्यवाद, और मैं ये 2 संदेश बताना बड़ा ही सकारात्मक संदेश है। अरुण पंडित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, सप्लाई चेन जो है उसे पहले बड़ा कन्वेंशनल माना जाता था, स्टार्टअप्स के आने के बाद इसमें क्या कुछ परिवर्तन आया है, किस तरह से इसे देखते हैं और ये क्यों ज़रूरी था? जी, जो स्टार्टअप्स, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, जब इनिशियली लोग करियर चूज़ करते थे तो टिपिकली उनके लिए एक लास्ट ऑप्शन रहता था कि कुछ नहीं मिलेगा तो सप्लाई चेन में जाएंगे।
बिकॉज वहाँ पर एट एन ओवरऑल लेवल प्रोफाइल्स इतनी अच्छी नहीं थी। अगर आप पैकेजेस की बात करें कम होते थे। लेकिन जब से स्टार्टअप्स इंडिया में आए हैं तब से क्या हुआ है, सप्लाई चेन की इंपॉर्टेंस ज़्यादा समझ में आई है। खासकर कोविड के दौरान हमने देखा कि सप्लाई चेन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस समझ में आई। मल्टीपल यूनिकॉर्न्स आए, मल्टीपल लॉजिस्टिक स्टार्टअप्स आए। एक देश के हम मेक इन इंडिया पे हम फोकस करें, मेक इन इंडिया पे फोकस करने के लिए हमें अपनी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि हम और कॉम्पिटिटिव हो। और लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए आपको डिजिटाइजेशन लेके आनी पड़ेगी। डिजिटाइजेशन लेके आने के लिए आपको स्टार्टअप्स चाहिए जो अलग अलग सेगमेंट्स में, चाहे लॉजिस्टिक्स है, चाहे वेयरहाउसिंग है, चाहे फ्रेट फॉरवर्डिंग है, उन सारे सेगमेंट को डिजिटाइज करे। तो हमने देखा कि स्टार्टअप्स के आने के कारण डेटा हमारे पास आने लगा। डेटा के बेसिस पे हम टूल्स बनाने लगे, उसके बेस पे विजिबिलिटी आने लगी। विजिबिलिटी के आने के कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा एरर्स देखने लगे, किस चीज़ को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और फंडिंग आने लगी इस पर्टिकुलर वर्टिकल में, फंडिंग आने लगी तो लोगों का भी इंटरेस्ट इस तरफ जाने को लगा। तो अब लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन एक ऐसा करियर पाथ नहीं है कि जो लास्ट में कुछ नहीं मिला तो हम ये कर लेंगे। अब एक ऐसा करियर पाथ है जहाँ पर लोग जानते हैं कि एक डेवलप्ड कंट्री की जीडीपी 6 to 8% होती है, डेवलपिंग कंट्री की 12 to 14% डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। एक बहुत बड़ा डेल्टा है। तो लोग जानते हैं जहाँ पर डेल्टा है, जहाँ पर ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, वहीं पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है। तो अब नया यूथ सप्लाई चेन की तरफ फोकस कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन की तरफ फोकस कर रहे हैं और उसको कंबाइन कर रहे हैं एनालिटिक्स के साथ, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की तरफ एंड एआई इंटेलिजेंस की तरफ। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है स्पेसिफिकली इन द सप्लाई चेन डोमेन। बिल्कुल नई सोच, नए क्षेत्रों में और जो रिस्क लेने की क्षमता है वो बढ़ी है, आत्मविश्वास भी बढ़ा है। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त तो चला है एक ब्रेक का। जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। शिव प्रकाश जी सिर्फ 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक चले गए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से उनके माँ बाप को सहारा मिलेगा। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंत कृष्णा जी हमारे साथ, जो 2 युवा उद्यमी बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया है कि किस तरह से यात्रा निकली है उनकी और कैसे उनमें एक नई सोच, नया आत्मविश्वास आया है। यही आपसे समझना चाहेंगे कि पहले जो माहौल था वो कैसा था, उसके बाद ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इसमें सरकार की नीतियों की कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, विशेषकर से जब हम युवाओं के स्किल अपग्रेडेशन की बात करते हैं या रिस्क लेने के माहौल की बात करते हैं, एक कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, वो किस तरह से बदला है। जयंत जी आपसे सवाल। अच्छा, तो देखिए बहुत सी चीजें हैं। मुझे लगता है कि करीब एक वो जन विश्वास एक्ट का भी इनैक्टमेंट किया गया था स्टार्टअप के संदर्भ में ही, जिसमें 180 करीब जो प्रोविजंस थे, जो क्रिमिनल प्रोविजन समझे जाते थे, उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया है। जो कंप्लायंसेस हैं जो स्टार्टअप्स को ज़रूरत होती है, पहले जो कंप्लायंसेस स्टार्टअप्स को ज़रूरत होती थी वही कंप्लायंसेस एक रेगुलर एंटरप्रेन्योर को होती थी। अब उसमें बहुत सा परिवर्तन किए गए हैं और मच सिंपलर हो गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्टार्टअप्स के लिए बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। मुझे लगता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत का जो करीब 110-120 के करीब रैंक था, वो बढ़ के कपल ऑफ ईयर्स बैक जो 63 हो गया था, उसमें बहुत बड़ा हाथ ये स्टार्टअप्स के लिए जो ईजिंग करी गई थी, उनके रजिस्ट्रेशन के से संबंधित, उनके फंड्स के संबंधित, लोन्स के संबंधित, उसका एक बहुत बड़ा हाथ हुआ है। और यही नहीं कि स्टार्टअप्स को आप देखिए, जो हमारे प्रोक्योरमेंट गेटवेज हैं आईडेक्स टाइप की, या सरकारी क्षेत्र में जो जेम पोर्टल है, उसमें भी अगर आप देखिए तो करीब 35,000 स्टार्टअप्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं और उन्होंने करीब 50,000 करोड़ का बिजनेस सरकार के साथ किया है।
तो ये ऐसा माना जाता था कुछ सालों के पहले कि अरे सरकार से तो सिर्फ बड़े बड़े बहुत स्टैब्लिश बिजनेसेस ही बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन उस प्रोक्योरमेंट की वैल्यू चेन में स्टार्टअप्स जुड़े हैं जिससे उनको अपने बिजनेस में फ़ायदा हुआ है और सरकार को भी एक प्रोक्योरमेंट एफिशिएंसी हुई है और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो हर चीज़ में आप फंडिंग में अगर आप देख लीजिए तो एक वो जो एक फंड ऑफ फंड्स था उसमें करीब 25,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप्स को फायदा हुआ है, उसको कैपिटल मिली है। तो पूरा इकोसिस्टम इतना ज़्यादा बदला है और एक कंट्री जो था, जो मुल्क था हमारा पूरा, वो एक जो स्टार्टअप्स और एंट्री लेवल एंटरप्रेन्योर्स को जिस तरह देखता था उनके नज़रिए में परिवर्तन हुआ है। द मोमेंट यू से कि हम स्टार्टअप हैं तो वो आपको एक कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट आपको एक इज्जत और बहुत तवज्जो देता है। ये भी उससे उनके मनोबल में बहुत फ़र्क आया है, क्योंकि स्टार्टअप्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। वो सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती है, बहुत सस्टेन्ड हार्डवर्क के सहारे आती है। और अगर उन्हें समाज उस तरह की इज्जत देता है इस मिशन के अंतर्गत, तो मुझे लगता है ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हर क्षेत्र में, सिर्फ फिनटेक में या एग्रीकल्चर में या मैन्युफैक्चरिंग में इसमें नहीं है, कई क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ने भी आज भारत मंडपम में वो बात कही। कई चीज़ों में जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसमें करीब 200 स्टार्टअप्स ने इंटरेस्ट दिखाया है। ड्रोन्स जो पहले आउट ऑफ बाउंड्स था स्टार्टअप्स के लिए, बहुत से रिडिकुलस प्रोविजंस थे, वो सब दूर किए गए हैं। चिप्स में जो माइक्रो प्रोसेसर का क्षेत्र है, उसमें सेमीकंडक्टर का क्षेत्र है, उसमें स्टार्टअप्स ने इंटरेस्ट दिखाया है। हालांकि उसमें इन्वेस्टमेंट ज़रा लार्ज टिकट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, लेकिन उसी वैल्यू चेन में स्टार्टअप्स को भी जोड़ने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो बहुत बहुत आगे हम बढ़ रहे हैं और हमें ये इस गति को और भी तीव्रता प्रदान करनी है। अगर भारत को एक परंपरागत क्षेत्र नहीं, जो नए क्षेत्र हैं उन्हें भी एक्सप्लोर किया गया है, जिससे कि युवाओं के लिए नए रास्ते खुलें, उनके लिए नए मंच अवेलेबल हों। धनंजय, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम फिनटेक और एआई स्टार्टअप की बात करते हैं, क्योंकि इसके लिए बड़ा क्रेज भी है, इसके लिए माहौल भी बड़ा उपयुक्त है, इसके लिए जिस तरह से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है सरकार का, उसको किस तरह से देखते हैं, किस तरह से जो युवा हैं इसके अंदर आ सकते हैं, जो इसके इच्छुक हैं, और उन्हें किस तरह से फायदा इसका मिलने वाला है? नहीं, बिल्कुल सही, आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल रेज किया है। एआई को अगर हम देखें तो सरकार ने एक इंडिया एआई मिशन करके एक प्रावधान, प्रोविजन और प्रोग्राम लॉन्च किया है। उस प्रोग्राम में अगर आप देखें तो 3, 4, 5 कोर पिलर्स हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें कि आज के युवा, जैसे मैं भी 32 साल, मैं शायद युवा अपने आप को गिनता हूँ, तो अगर मैं अपनी बात करूं या अपने से और युवाओं की बात करूं, तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि जो सरकार के जो 3-4 पिलर्स हैं वो सोचने के नज़रिए हैं। तो जैसे मान लीजिए एथिकल एआई, कि एआई से किसी का हार्म ना हो, किसी को हानि ना पहुंचे, किसी का फ़ायदा हो सके। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि एआई को एक असिस्टिव नज़र से भी देखा जा सकता है। तो जैसे हम फ्रॉड रोकते हैं, हमारी कंपनी का काम है लोन्स में फ्रॉड को रोकना, तो हमारे एआई के माध्यम से जो लोन ऑफिसर होते हैं बैंक की तरफ से, उनको एक फ़ायदा ये होता है कि वो फ्रॉड को पकड़ने में उनको आसानी होती है। टिम्बल में मेरी कंपनी का जो नाम, तो मैं ये रेकमेंड करूँगा अपने बारे में, अपनी टीम या मेरे और युवाओं को, कि जो सरकार के 3-4 पिलर्स हैं उनसे एक सोचने का नज़रिया उनको ज़रूर अच्छा मिल सकता है कि एआई को कैसे यूज़ करें। और जहाँ तक है क्षेत्र की बात, वो मैं रेकमेंड करूँगा कि जो भी युवा हैं, हर युवा की ज़िंदगी में कोई ना कोई दिक्कत आई हुई हो या उन्होंने आसपास अपने कुछ देखा हो, उधर से शुरुआत करने में ज़रूर फ़ायदा रहता है। मैं अपने परिवार की बात करूं तो 20 साल पहले शायद हमारे पास पैसे नहीं थे, हमें लोन अप्लाई करने में बहुत टाइम लगता था और हमें साल लगा। अब वो चीज़ मिनटों में हो सकती है एआई के और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से। तो ऐसे जो एरियाज़ हैं जो हर किसी की ज़िंदगी में फ़र्क लाते हैं, वहाँ से शुरुआत करने में शायद सबसे आसान तरीका हो। अरुण, आपसे भी यही समझना चाहेंगे, जिस तरह से धनंजय जी ने बताया है कि पहले किस तरह की दिक्कतें आती थी और अब कैसे सहूलियत हुई है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, तो इसमें स्टार्टअप को स्केल करने में क्या कुछ दिक्कतें आती थी, और सरकार का जो जेम प्लेटफॉर्म है या पब्लिक प्रोक्योरमेंट नीतियाँ हैं, उससे स्टार्टअप्स को ज़मीनी स्तर पर कितना बूस्ट मिला? बड़े बेसिक लेवल पे जो इंडिया का यूपीआई स्टैक है और पब्लिक प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अपना, वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। इतना सक्सेसफुल हुआ कि जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर डेवलप कर दिया
और स्टार्टअप्स ने उस इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर को यूज़ करते हुए उस पर सोल्यूशंस बनाए जिसको हम इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकें। तो हमने ये किया है, सबसे पहले लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन में प्राइमरली विजिबिलिटी आनी शुरू हो गई, चाहे आपके फास्ट टैग है, चाहे आपके GPS डिवाइसेज है, चाहे IoT डिवाइसेज है, डेटा आपके पास आने लग गया, ई वे बिल्स है। जब आपके पास डेटा आने लग गया तो क्या है, जब व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड, तो जब हमारा डेटा आने लगा तो हमारे को उसके अंदर फ्लॉज नजर आने लगे, हम उसको एनालिसिस कर पाए और उसके बेसिस पे हम उसको इंप्रूव कर पाए। तो एट ए ब्रॉडर लेवल हमने देखा कि जो डिजिटाइजेशन हुई है, पहले हुआ डिजिटाइजेशन मतलब डेटा को ऑफलाइन मीडियम से ऑनलाइन मीडियम लेके आए, उसके बाद सेकेंड फेज हुआ डिजिटलाइजेशन इन विच तो पूरा सिस्टम डिजिटली चल रहा है। तो ये दोनों फेजेस पिछले 10 साल के अंदर हुए और 10 साल में होने के कारण काफ़ी एफिशिएंसीज आई। आपने देखा होगा कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हम बोल रहे हैं अब सिंगल डिजिट में आ गई है, जो पहले 12 से 14% थी, तो विच इज़ अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट पहले के मुकाबले। तो ब्रॉडर लेवल पे हमने ये देखा है कि इस डोमेन पे स्पेसिफिकली डिजिटाइज जो पब्लिक प्राइवेट अपना स्टैक है और जो पार्टनरशिप है उसने काफ़ी इंप्रूवमेंट लाई है इंटायर इकोसिस्टम में, ना सिर्फ लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन में बट फिनटेक में। ये सारे लेयर कंबाइंड है क्योंकि फिनटेक भी जरूरी है सप्लाई चेन में फॉर फास्ट टैग पेमेंट्स, फॉर अदर पेमेंट्स, ई वे बिल जरूरी है आपका डेटा के कोऑर्डिनेशन के। जो सारी चीज़ें मैनुअली होती थी वो सिस्टम में आने लगी और सिस्टम में आने के कारण बहुत ज़्यादा एफिशिएंसीज आई है। और अभी तो जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी हम असिस्टेड स्टेज में है, डेटा के बेसिस पे हम असिस्ट कर रहे हैं आपको डिसीजन लेने में। जैसे जैसे डेटा इंक्रीज हो रहा है हम नेक्स्ट फेज आएंगे गाइडेड में, जो आपको खुद ही बताएगा कि आपको ऑप्शंस दे देगा करने के लिए। और फाइनली हम डायरेक्टिव स्टेज पे आ जाएंगे जिसमें आपको डिसीजन भी नहीं लेना, डेटा के बेसिस पे आपको ऑटोमेटिकली रिकमेंड करेंगे कि आपको यही करना है। तो वेरी सून हम उस लेवल पे आ जाएंगे कि इतना डेटा हमारे पास अकोमुलेट हो रहा है। इंडिया के पास पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डेटा ज़्यादा है, और डेटा सेट अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप बहुत इफेक्टिव सोल्यूशन बना सकते हैं, जो हमारे पास एक बहुत बड़ी एज है। बिल्कुल, इफेक्टिव सॉल्यूशंस पे सरकार का भी फोकस है। जयंत जी, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने आज ये कहा कि स्टार्टअप इंडिया केवल एक स्कीम नहीं है बल्कि एक रेनबो विजन है जो कि अलग अलग सेक्टर्स को, अपॉर्चुनिटीज़ को जोड़ने का एक जरिया बनता है। भविष्य में जब तमाम जैसे मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की बात हो रही है, भारत को AI की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में युवाओं को ये किस तरह से प्रोत्साहित करता है और देश की जो आत्मनिर्भरता की यात्रा है उसमें भी ये कितना बड़ा कारक बनता है? जी बिल्कुल, ये स्टार्टअप इंडिया का जो मिशन है ये वाकई में एक कोई स्कीम नहीं है गवर्नमेंट की, ये एक रेनबो ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है जिसको लोगों को, स्टार्टअप्स को ग्रैब करना है और उससे वैल्यू ऐड करके उनको, जिसको कहते हैं मूविंग अप द वैल्यू चेन, वो आगे बढ़ना है, अपने बिजनेसेस को बढ़ाना है। और आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कुछ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये पूरे दुनिया में हर क्षेत्र में इतनी ज़्यादा रैम्पेंट हो रही है इसका डिप्लॉयमेंट। तो एक तो ये हुआ कि AI के फील्ड में इटसेल्फ वो स्टार्टअप्स आए, दूसरी ये कि हर स्टार्टअप को AI को लेवरेज करके अपने बिजनेसेस को, चाहे वो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो कस्टमर इंटरफेस की बात हो, चैट बॉक्सेस के थ्रू, वर्चुअल असिस्टेंट्स के थ्रू, वो हर चीज़ को AI को डिप्लॉय करके एक क्वांटम लीप लेने की बात है, उसमें ज़रूरी है। अभी सेमीकंडक्टर मिशन भारत सरकार ने बहुत ही रफ्तार से शुरू किया है और 5-6 आइकॉनिक इन्वेस्टमेंट्स या तो लग रहे हैं या लगने के डिफरेंट स्टेजेस में हैं, जिससे टोटल हमने कोविड में देखा किस तरह से ताइवान और चाइना और कुछ एक और साउथ कोरिया, इन सब मुल्कों पे कंप्लीट डिपेंडेंस होने के वजह से किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग US में और बाकी कई कंट्रीज में एडवर्सली इफेक्ट हो गई बिकॉज चिप्स नहीं मिल रहे थे। तो उस क्षेत्र में भी इन इन्वेस्टमेंट्स के साथ में स्टार्टअप्स भी और उन मेगा इन्वेस्टमेंट्स को हेल्प करके उनकी वैल्यू चेन में इंटीग्रेट होकर उनको कोई भी वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइड करके, आई थिंक इन सब चीज़ों में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। स्पेस टेक्नोलॉजी जो पहले प्राइवेट सेक्टर के लिए बिल्कुल आउट ऑफ बाउंड्स था, अब खुला ही नहीं था, वो अब स्टार्टअप्स के लिए खुल गया है और 200 स्टार्टअप्स ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया है। ड्रोन का एरिया है, तो आई थिंक बहुत सी चीज़ें हैं। हमें लगता है आगे आने वाले सालों में मैन्युफैक्चरिंग का जो रोड मैप है वो भी तैयार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि युवाओं की जो स्किलिंग हो रही है और जिस स्केल पर भारत आगे बढ़ रहा है, युवा जो हैं जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बन रहे हैं, ये अपने आप में इसकी एक बड़ी सफलता है, बड़ा संदेश भी है। बहुत शुक्रिया जयंत जी आपका, बहुत शुक्रिया धनंजय, बहुत शुक्रिया अरुण पंडित हमारे साथ जुड़ने के लिए और DD न्यूज़ के दर्शकों से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और अनुभव साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।